राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम वीर बालकों की कथा सुनेंगे। वीर बालकों की कथा सुनने से बच्चों में भी वीरता के संस्कार पैदा होते हैं, उनमें भय का नाश होता है और बड़ों का सम्मान करने का संस्कार आता है। तो चलिए सुनते हैं वीर बालक स्कंदगुप्त। हूण, शक आदि मध्य एशिया की मरुभूमि में रहने वाली बब्बर जातियां हैं, जो वहां 5वीं शताब्दी में थी। हूण और शक जाति के लोग बड़े लड़ाकू, योद्धा और निर्दय थे। इन लोगों ने यूरोप को अपने आक्रमणों से बहुत बार उजाड़ सा दिया। रोम का बड़ा भारी राज्य उनकी चढ़ाइयों से नष्ट हो गया। चीन को भी अनेक बार इन लोगों ने लूटा। ये लोग बड़ी भारी सेना लेकर जिस देश पर चढ़ जाते थे, वहाँ हाहाकार मच जाता था। एक बार समाचार मिला कि बड़ी भारी हूणों की सेना हिमालय पर्वत के उस पार भारत पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठी हो रही है। उस समय भारत में सबसे बड़ा मगध का राज्य था। वहाँ के सम्राट कुमारगुप्त थे। उनके पुत्र युवराज स्कंदगुप्त उस समय तरुण नहीं हुए थे। हूणों की सेना एकत्र होने का जैसे ही समाचार मिला, स्कंदगुप्त अपने पिता के पास दौड़े हुए गए। सम्राट कुमारगुप्त अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ उस समय हूणों से युद्ध करने की सलाह कर रहे थे। स्कंदगुप्त ने पिता से कहा कि मैं भी युद्ध करने जाऊंगा। महाराज कुमारगुप्त ने बहुत समझाया कि हूण बहुत पराक्रमी और निर्दय होते हैं। वे अदमपूर्वक छिपकर भी लड़ते हैं और उनकी संख्या भी अधिक है। उनसे लड़ना तो मृत्यु से लड़ना है। लेकिन युवराज स्कंदगुप्त ऐसी बातों से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, पिताजी, देश और धर्म की रक्षा के लिए मर जाना तो वीर क्षत्रियों के लिए बड़े मंगल की बात है। मैं मृत्यु से लड़ूंगा और अपने देश को क्रूर शत्रुओं द्वारा लूटे जाने से बचाऊंगा। महाराज कुमारगुप्त ने अपने वीर पुत्र को हृदय से लगा लिया। स्कंदगुप्त को युद्ध में जाने की आज्ञा मिल गई। उनके साथ मगध के 2 लाख वीर सैनिक चल पड़े। पटना से चलकर पंजाब को पार करके हिमालय की बर्फ से ढकी सफ़ेद चोटियों पर वे वीर बालक चढ़ गए। भयानक सर्दी, शीतल हवा और बर्फ के तूफान भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। उन्होंने सदा दूसरे देशों पर आक्रमण किया था। कोई आगे बढ़कर उन पर भी आक्रमण कर सकता था, यह उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जब उन्होंने देखा कि हिमालय की चोटी पर से बड़ी भारी सेना उन पर आक्रमण करने उतर रही है, तो वे भी लड़ने को तैयार हो गए। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य यह हुआ कि उस पर्वत से उतरती सेना के आगे एक छोटी अवस्था का बालक घोड़े पर बैठा नंगी तलवार लिए शंख बजाता हुआ आ रहा था। वे थे युवराज स्कंदगुप्त। युद्ध आरंभ हो गया। युवराज स्कंदगुप्त जिधर से भी निकलते थे, शत्रुओं को काट काट कर ढेर कर देते थे। थोड़ी देर के युद्ध में ही हूणों की हिम्मत टूट गई। वे लोग इधर उधर भागने लगे। पूरी हूण सेना भाग खड़ी हुई। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जब युवराज स्कंदगुप्त फिर हिमालय को पार कर अपने देश में उतरे, उनका स्वागत करने के लिए लाखों मनुष्यों की भीड़ वहां पहले से ही खड़ी थी। मगध में तो राजधानी से 5 कोस तक का मार्ग सजाया गया था। उनके स्वागत के लिए पूरे देश में उस दिन उत्सव मनाया गया। यही युवराज स्कंदगुप्त आगे जाकर भारत के सम्राट हुए। आज के ईरान और अफगानिस्तान तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इनके जैसा पराक्रमी वीर भारत को छोड़कर दूसरे देश के इतिहास में मिलना कठिन है। इन्होंने दिग्विजय करके अश्वमेध यज्ञ किया था और वीर होने के साथ ही ये बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और न्यायी सम्राट हुए थे। अब एक और वीर बालक चंड की कथा सुनाते हैं। चित्तौड़ के राज सिंहासन पर उस समय राणा लाखा विराजमान थे। अपने पराक्रम से युद्ध में दिल्ली के बादशाह लोधी को उन्होंने पराजित किया था। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल रही थी। राणा के पुत्रों में चंड सबसे बड़े थे और गुणों में भी सर्वश्रेष्ठ थे। जोधपुर के राठौर नरेश रणमल जी ने राजकुमार चंड के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए चित्तौड़ नारियल भेजा। जिस समय जोधपुर से नारियल लेकर ब्राह्मण राजसभा में पहुंचा, राजकुमार चंद वहां नहीं थे।
ब्राह्मण ने जब कहा कि राजकुमार के लिए मैं नारियल लेकर आया हूँ, तब परिहास में राणा लाखा ने कहा, मैंने तो समझा था कि आप इस बूढ़े के लिए नारियल लाए हैं और मेरे साथ खेल करना चाहते हैं। राणा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। राजकुमार चंद उसी समय राजसभा में आ रहे थे। उन्होंने राणा के शब्द सुन लिए थे। बड़ी नम्रता से उन्होंने कहा, परिहास के लिए ही सही, जिस कन्या का नारियल मेरे पिता ने अपने लिए आया कह दिया, वह तो मेरी माता हो चुकी। मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। बात बड़ी विचित्र हो गई। नारियल को लौटा देना तो जोधपुर नरेश तथा उनकी निर्दोष कन्या का अपमान करना था, और राजकुमार चंद किसी प्रकार यह विवाह करने को तैयार नहीं होते थे। राणा ने बहुत समझाया, परंतु चंद टस से मस नहीं हुए। जिस पुत्र ने कभी पिता की आज्ञा नहीं टाली थी, उसे इस प्रकार हट करते देख राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, यह नारियल लौटाया नहीं जा सकता। रणमल का सम्मान करने के लिए इसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ, किंतु स्मरण रखो कि यदि इस संबंध से कोई भी पुत्र हुआ तो वह चित्तौड़ के सिंहासन पर वही बैठेगा। कुमार चंद को पिता की इस बात से भी तनिक भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के समान प्रतिज्ञा करते हुए कहा, पिताजी, मैं आपके चरणों को छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी नई माताजी से जो पुत्र होगा वही सिंहासन पर बैठेगा और मैं जीवन पर्यंत उसकी भलाई में लगा रहूँगा। राजकुमारी की प्रतिज्ञा सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। 12 वर्ष की राजकुमारी का पाणी ग्रहण 50 वर्ष के राणा लखा ने किया। इस नवीन रानी से उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मुकुल रखा गया। जब मुकुल 5 वर्ष के थे, तभी गया तीर्थ पर मुसलमानों ने आक्रमण किया। तीर्थ की रक्षा के लिए राणा ने सेना सजाई। इतनी बड़ी पैदल यात्रा तथा युद्ध से जीवित लौटने की आशा करना ही व्यर्थ था। राजकुमार चंद से राणा ने कहा, बेटा, मैं तो धर्म रक्षा के लिए जा रहा हूँ। तेरे इस छोटे भाई मुकुल की आजीविका का क्या प्रबंध होगा? चंद ने कहा, चित्तौड़ का सिंहासन इन्हीं का है। राणा नहीं चाहते थे कि 5 वर्ष का बालक सिंहासन पर बैठाया जाए। उन्होंने चंद को अनेक प्रकार से समझाना चाहा, परंतु चंद अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहे। राणा के सामने ही उन्होंने मुकुल का राज्य अभिषेक किया और सबसे पहले स्वयं उनका सम्मान किया। राणा लाखा युद्ध के लिए गए और फिर नहीं लौटे। राजगद्दी पर मुकुल को बैठाकर चंद उनकी ओर से राज्य का प्रबंध करने लगे। उनके सुप्रबंध से प्रजा प्रसन्न एवं संपन्न हो गई। यह सब होने पर भी राजमाता को यह संदेह हो गया कि चंद मेरे पुत्र को हटाकर स्वयं राज्य लेना चाहते हैं। उन्होंने यह बात प्रकट कर दी। जब राजकुमार चंद ने यह बात सुनी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे राजमाता के पास गए और बोले, माँ, आपको संतुष्ट करने के लिए चित्तौड़ छोड़ रहा हूँ, किंतु जब भी आपको मेरी सेवा की आवश्यकता हो, मैं समाचार पाते ही आ जाऊँगा। चंद के चले जाने पर राजमाता ने जोधपुर से अपने भाई को बुला लिया। पीछे स्वयं रणमल जी भी बहुत से सेवकों के साथ चित्तौड़ आ गए। थोड़े दिनों में उनकी नीयत बदल गई। वे अपने दोहित्र को मारकर चित्तौड़ का राज्य हड़प लेने का षड्यंत्र रचने लगे। राजमाता को जब इस बात का पता लगा, वे बहुत दुखी हुई। अब उनका कहीं कोई सहायक नहीं था। उन्होंने बड़े दुख से चंद को पत्र लिखकर क्षमा मांगी और चित्तौड़ को बचाने के लिए बुलाया। संदेश पाते ही चंद अपने प्रयत्न में लग गए। अंत में चित्तौड़ को उन्होंने राठौड़ के पंजे से मुक्त कर दिया। रणमल तथा उसके सहायक मारे गए तथा उनके पुत्र बोधाजी भाग गए। कुमार चंद आजीवन राणा मुकुल की सेवा में लगे रहे।